हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपको बताने वाले हैं माय हेवन चैप्टर के फर्स्ट वाले स्टैंजा का रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन। और फ्रेंड्स, आप इसका रेफरेंस तो आसानी से लिख सकते हैं, तो हमें इसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन केवल देखना है। और कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए फ्रेंड्स हमें ये पूरा स्टैंजा पहले अच्छे से समझना होगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जो पोएम है माय हेवन, इसको लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। और जैसा कि अगर इस पूरे पोएम को अगर हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पूरे पोएम में रविन्द्रनाथ टैगोर अपनी इच्छा बताते हैं कि भारत को किस प्रकार की आज़ादी प्राप्त हो। तो इसके स्टार्टिंग वाले लाइन में कहा गया कि वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, अर्थात जहाँ लोग भयमुक्त हों, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और उनका सिर गर्व से ऊंचा हो। वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर, जहाँ लोग भयमुक्त हों, एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई, और जहाँ पे लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हो। वेयर नॉलेज इज़ फ्री, जहाँ ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो। नॉलेज इज़ फ्री का ये मतलब नहीं है कि फ्री में आपको नॉलेज मिल जाए बिना पैसे लगाए, बल्कि इसका मतलब है कि यहाँ पे जो नॉलेज है ये सभी के लिए होना चाहिए, चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, सभी के लिए, सभी को पढ़ने का अधिकार होना चाहिए। ये बात यहाँ पे कही गई है। और इसके आगे कहा गया कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स। तो बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, यहाँ पे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का यूज़ किया गया है। जो हम जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे जो हम भेदभाव करते हैं, उसके लिए यहाँ पे नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का यूज़ किया गया है। तो वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप, जहाँ संसार बटा ना हो, इनटू फ्रैगमेंट्स यानी छोटे छोटे टुकड़ों में। बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स का मतलब यहाँ पे है कि जाति, धर्म, भाषा और रंग के आधार पर लोग बटे ना हो। तो फ्रेंड्स, इस स्टैंजा में यही कहा गया है कि जहाँ लोग भयमुक्त हों और लोगों का सिर गर्व से ऊंचा हो, और जहाँ ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो, और जहाँ लोग जाति, धर्म, भाषा और रंग के आधार पर बटे ना हो, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे ना हो। ये चीज़ यहाँ पे कहना चाहते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो अब हम देख लेते हैं इसका हम कॉन्टेक्स्ट कैसे लिखेंगे। तो फ्रेंड्स, कॉन्टेक्स्ट में सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे मेंशन करना बहुत ही ज़रूरी है कि दिस पोएम, यहाँ पे कह सकते हैं कि दिस पोएम इज़, भले हमें इस केवल इस स्टैंजा के बारे में लिखना है, बट इसके कॉन्टेक्स्ट में हम इतना लिख सकते हैं कि दिस पोएम इज़ एन एक्सट्रैक्ट, क्योंकि एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है लिखना। दिस पोएम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस वर्क of Tagore, the famous work of Tagore। अब उस फेमस वर्क का नाम क्या है? गीतांजलि। यहाँ पे हम कॉमा लगा के लिख सकते हैं, या फिर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिख सकते हैं गीतांजलि। अर्थात ये जो हमारा पोएम है ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी हुई एक फेमस रचना है, जिसको हम गीतांजलि के नाम से जानते हैं, और इसी से इस पूरे पोएम को लिया गया है। तो ये पॉइंट यहाँ पे लिखना जरूरी था कि दिस पोएम इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस वर्क ऑफ टैगोर, गीतांजलि। अब इसके आगे हम बता सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द पोएट, तो इन पंक्तियों में जो पोएट है वो अपनी आज़ादी के लिए अपनी इच्छा को यहाँ पे प्रकट करता है। तो इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस, प्रकट करता है के लिए यहाँ पे हम एक्सप्रेसेस का यूज़ कर सकते हैं। एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर, अपनी इच्छा को प्रकट करता है, और किसके लिए? फॉर फ्रीडम, आज़ादी के लिए अपनी इच्छा को प्रकट करता है। इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन के हर क्षेत्र में, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, और जो हमें आज़ादी प्राप्त हो वो जीवन के हर क्षेत्र में आज़ादी प्राप्त हो। इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो इस प्रकार से हम इसका कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं कि दिस पोएम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द फेमस वर्क ऑफ टैगोर, गीतांजलि। इन दीज लाइन्स द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डिज़ायर फॉर फ्रीडम इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। तो फ्रेंड्स, अब हम देख लेते हैं इसका हम एक्सप्लेनेशन कैसे लिख सकते हैं। तो इसके स्टार्टिंग में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द पोएट, या फिर द ऑथर, इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स, अर्थात इन पंक्तियों में कवि बताता है, हाउ हिज कंट्री शुड बी लाइक। तो ये चीज़ हम इसके स्टार्टिंग में ही लिख सकते हैं कि इन दीज लाइन्स द पोएट टेल्स, इन पंक्तियों में पोएट हमें बताता है हाउ हिज कंट्री शुड बी लाइक, कि उनका देश
कैसा होना चाहिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि उनके देश के लोग कैसे होने चाहिए, भयमुक्त होने चाहिए, वेयर द माइंड इज़ विदाउट फियर। अब यहाँ से हम स्टार्टिंग कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे कि ही सेज दैट द पीपल ऑफ इंडिया should be free from fear। भारत के लोग भयमुक्त होने चाहिए। अब इसकी बात कहा गया कि एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और उनका सिर ऊंचा होना चाहिए। तो इसके आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंड दे शुड बी प्राउड, और उन्हें गर्व होना चाहिए, प्राउड ऑफ themselves, and they should be proud of themselves, और उन्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। तो ये इसके दो लाइन में जो भी कहा गया है हमने इसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। द पीपल ऑफ इंडिया शुड बी फ्री फ्रॉम फियर, कि भारत के लोग भयमुक्त होने चाहिए, एंड दे शुड बी प्राउड ऑफ देमसेल्व्स, उन्हें खुद पर गर्व करना चाहिए। अब फ्रेंड्स आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके बाद हम इसके आगे देख लेते हैं। अब फ्रेंड्स अगर इसके आगे की बात करें तो इसके आगे बताया गया कि वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां ज्ञान पर कोई प्रतिबंध ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरीबॉडी या एवरीवन शुड बी फ्री, सभी को आज़ाद होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। इन गेटिंग नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, इन गेटिंग नॉलेज, तो एवरीवन शुड बी फ्री इन गेटिंग नॉलेज, अर्थात सभी लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज़ाद होने चाहिए, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। ये चीज़ यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि वेदर ही इज़ रिच और पुअर, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, सभी को ज्ञान प्राप्त करने के लिए आज़ाद होना चाहिए। अब फ्रेंड्स इसके बाद हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि उसे अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करने की आज़ादी होनी चाहिए, अर्थात सोचने समझने की भी आज़ादी होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ही शुड ऑल्सो बी फ्री, उसे आज़ाद होना चाहिए। इन यूजिंग हिज रीजनिंग पावर, तो ही शुड ऑल्सो बी फ्री इन यूजिंग हिज रीजनिंग पावर, अर्थात भारत के लोगों को अपनी तर्क शक्ति का प्रयोग करने की भी पूरी आज़ादी होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स इसके बाद ये कहा गया है कि वेयर द वर्ल्ड हैज़ नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रैगमेंट्स बाय नैरो डोमेस्टिक वॉल्स, अर्थात जहाँ पे ये संसार छोटे छोटे टुकड़ों में ना बटा हो जाति, धर्म और भाषा के आधार पर। तो इसके आगे हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि इन द लास्ट two lines of the stanza के अंतिम दो पंक्तियों में the poet tells that, पोएट यह बताता है कि सोसाइटी बटी नहीं होनी चाहिए। the society should not be divided, बटी नहीं होनी चाहिए। The society should not be divided into small sections, अर्थात छोटे छोटे भागों में, into small sections। जो सोसाइटी है वो छोटे छोटे भागों में विभाजित नहीं होनी चाहिए। अब किसके आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, यानी कि जाति के आधार पर, कास्ट, कलर, लैंग्वेज, तो लैंग्वेज एंड, अब यहाँ पे हम लास्ट में धर्म के लिए हम रिलीजन का यूज कर सकते हैं, ये हो जाएगा और रिलीजन। तो यही चीज़ इसके लास्ट दो लाइन में कहा गया था कि द सोसाइटी शुड नॉट बी डिवाइडेड, जो समाज है वो बटा नहीं होना चाहिए, इनटू स्मॉल सेक्शंस, अर्थात छोटे छोटे भागों में, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कलर, लैंग्वेज एंड रिलीजन, यानी कि जो समाज है वो जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर छोटे छोटे भागों में नहीं बटा होना चाहिए।
तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम इसका कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।